ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है, परंतु पहले आप जैसे विद्यार्थी बताया गया हो कि मनोविज्ञान शब्द, साइकोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द साइकी अर्थात आत्मा और लोगोस अर्थात विज्ञान अथवा अध्ययन से बना है। मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसके केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्या शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उसका कार्यक्षेत्र कई स्तरों तक फैला है, जैसे व्यक्तिगत द्विजन, दो व्यक्ति समूह तथा संगठनात्मक। इसमें से कुछ इसके जैविक तथा सामाजिक आधार होते हैं। मानव अनुभव तथा व्यवहार के जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए इनकी अध्ययन की विधियाँ अलग अलग होती है, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती है इसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उसका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है: मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करता है। औपचारिक रूप से मनोविज्ञान की परिभाषा हो इस प्रकार होगी कि मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं या मेंटल प्रोसेसेस, अनुभवों, एक्सपीरियंसेस और विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों के उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदान करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है जिसमें वे विज्ञान के रूप में संगठित किए जा सके। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। अनुभव जो व्यक्ति अनुभव करता है, जो व्यक्ति महसूस करता है, फील करता है, उसके लिए वो चीज़ें वही उसे जान पाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो अनुभव होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल होता है, जिसका तात्पर्य होता है कि जो व्यक्ति अनुभव कर रहा होता है वही उस बात को जान रहा होता है। अनुभव का अर्थ होता है या चेतना, और अर्थ होता है कि चेतना अथवा मानसिक प्रक्रिया। जब हम लोग अनुभव कर रहे होते हैं तो एक प्रकार के हम लोग मानसिक प्रक्रिया या मेंटल प्रोसेस कर रहे होते हैं। जब हम किसी बात को जानने या स्मरण करने के लिए उसके चिंतन करते हैं तो समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। जब हम अनुभव करते हैं या चिंतन करते हैं तो उस वक्त हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर यह मानसिक प्रक्रिया परिलक्षित होती दिखाई देती है। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार तकनीकों का उपयोग करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप चीज़ों को जानते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं या समस्या का समाधान करते हैं तब मानसिक प्रक्रियाओं अर्थात मेंटल प्रोसेस का उपयोग कर रहे होते हैं। मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क क्रियाओं को एक नहीं मान सकते हैं। ये दोनों मानसिक क्रियाएं और मस्तिष्क क्रियाएं दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, आश्रित होती है, लेकिन एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फर्क इतना है कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित होती है, परंतु वे समरूप नहीं होती। करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे को कवर करती है, लेकिन वे सिमिलर नहीं होती है, समान नहीं होती है, समरूप नहीं होती है। मस्तिष्क से अलग मन का कोई भौतिक संरचना या स्थिति नहीं होती है। अर्थात अगर हम मस्तिष्क को बाहर कर दे तो मन उसमें ऑटोमेटिकली बाहर हो जाता है। मस्तिष्क के अंदर ही मन है। मस्तिष्क को हटाने के बाद मन का कोई भौतिक संरचना या अवस्थिति नहीं है। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब हम अंतः क्रिया करते हैं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब हम लोग अंतः क्रिया करते हैं, किसी दूसरे से बातचीत करते हैं या कोई और एक्टिविटीज करते हैं जिसमें अन्य लोग भी होते हैं, अन्य व्यक्ति भी या अन्य वस्तुएं भी शामिल होते हैं, जब हम इस प्रकार क्रिया करेंगे या अंतः क्रिया करेंगे तब
अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप और अनुभव के परिणाम स्वरूप ये गतिमान होकर के संगठित होते हैं, एकजुट होते हैं, जिससे कि परिणाम स्वरूप अलग अलग प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं घटित होती है। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती है वो ये बताती है कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब पर भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती है। हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजा खटखटाया जाना हम सोते समय भी जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते हैं और स्मरण भी करते हैं। हम सोते समय सीखते हैं और स्मरण भी करते हैं, ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने व अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, ताकि तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं को उपयोग एवं उसके अनुपयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों एक्सपीरियंसेस का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मप्रक होते हैं। हम प्रत्यक्षतः ना तो दूसरों के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेत हो सकता है। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने उन लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है, अर्थात शोकार्त मतलब शोक या दुख होने पर होती है। साथ ही धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हमें रोमांस करते समय अनुभव करते हैं। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे जब कोई योगी ध्यानावस्थित होते हैं तो वह चेतना एक भिन्न धरातल पर पहुँचता है तथा एक नवीन अनुभव उत्पन्न करता है। जब कोई व्यक्ति किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयाँ हानिकारक होती है, अनुभव करता है कि आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होता है। अनुभव करता कि आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होता है। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ भाड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्र के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इसी प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं को जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा सकता है। जो अनुभव होते हैं वो आंतरिक व्यक्ति का जो आंतरिक और बाह्य दशा है उस पर निर्भर करता है। व्यक्ति अगर आंतरिक रूप से अच्छा फील कर रहा है और बाह्य दशा है तो बाहर में भी अच्छा है, उनके अनुकूल वातावरण है, तो व्यक्ति को वो अनुभव अच्छा होगा। लेकिन अगर व्यक्ति आंतरिक रूप से अच्छा फील नहीं कर रहा है और बाहर में उनको परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तब पर उनको जो अनुभव होगा वो नकारात्मक होगा, वो अच्छा नहीं होगा। व्यवहार बिहेवियर हमारी क्रियाएं जिसमें हम संलग्न होते हैं की अनुक्रिया अथवा प्रतिक्रियाएं होती है। अर्थात जो व्यवहार होती है एक प्रकार की क्रियाएं होती है जिसमें हम संलग्न होते हैं या शामिल होते हैं, के प्रति हम लोग अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो उसे हम लोग व्यवहार करते हैं। व्यवहार एक क्रिया है जिसमें हम लोग शामिल होते हैं, उस क्रिया के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया या प्रतिक्रियाएं होती है। वो जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पल के समान प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती है। आप परीक्षा देते समय ये अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पल के समान प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती है। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है। आप सुनिश्चित करते हैं कि आप एक चलचित्र विशेष अपने मित्र के साथ देखेंगे। व्यवहार समान अथवा जटिल, कम समय तक अथवा देर तक बना रहने वाला हो सकता है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं, एक प्रेक्षक इन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसे लगती होंगी, ये खास चाल चल सके। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबंध होते हैं। आप एक बाघ को देखते हैं और दौड़ते हैं अथवा सोचते हैं कि बाघ है और भाग जाना चाहिए। कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं।
उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। मनोविज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती है। अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार से में दो परिभाषाएं हुई। मनोविज्ञान का हम लोग मनोविज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करते हैं एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों मतलब अलग अलग व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होते हैं। जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा समान रूप से देखते हैं तो हमारे अपने विचार बिंदु अथवा जगत को समझने के हमारे अपने तरीके उनके व्यवहारों एवं अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसी अभिन्नतियों की अनेक तरीकों से कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्तिप्रज्ञता मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एवं सचेतन अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी आत्म परावर्तन या सेल्फ रिफ्लेक्शन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार के अनुभव समझाने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं। अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभव के अध्ययन में मतांतर के बाद भी वे इनको व्यवस्थित एवं सत्यापन करने योग्य शैली में समझने एवं व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान, जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, फिर भी एक आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान एक आधुनिक विज्ञान है क्योंकि 1879 में लिपजिंग, जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। मनोविज्ञान एक आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान है, एक आधुनिक विज्ञान है क्योंकि 1879 में लिपजिंग, जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तथापि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है यह अभी भी बहस का विषय है, विशेष रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोविज्ञान को सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही एक पाठ्य विषय है। अर्थात भारत में भी मनोविज्ञान को स्नातक, ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से ऊपर के में साइकोलॉजी को साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही रखा गया है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विज्ञान की पदवियां प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में दो प्रसिद्ध ऊपर रही विद्या शाखाएं तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान बहुत कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती है। हम में से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मस्तिष्क प्रतिमा तकनीक जैसे fMRI, EEG इत्यादि से परिचित हो गए, जिसमें मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को वास्तविक समय अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हो में समझना संभव होता है। अर्थात fMRI, EEG ऐसी तकनीक है जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को जो जिस वक्त घट रही होती है, जिस वक्त हो रही होती है, उसी वक्त जान लेता है, समझ लेता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया कृत्रिम बुद्धि के विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं मानव वैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं हैं। पहली जो अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन में भौतिक एवं जैविक मनोविज्ञान की विधियों का उपयोग करती है, एवं दूसरी जो उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। ये धाराएं कभी भी एक दूसरे से मिलकर अपने अलग अलग मार्गों से जाती है। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विद्या शाखा मानता है। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में व्यवस्थित रूप से पदार्थ संग्रह करके की जा सकती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य
कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है, जिससे व्यवहार परक गोचरों का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सके। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। ये अंतःक्रिया व्यक्ति एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में घटित होती है। अर्थात व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है या सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अपने कोई परिस्थिति में किसी में हिस्सा ले रहा होता है, जिसमें समाज इन्वॉल्व होता है, जिसमें उसकी संस्कृति शामिल होती है, तो वैसे संदर्भों में अंतःक्रिया होता है। अंतःक्रिया व्यक्ति एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में घटित होती है या होती है, जिसका कि वह एक हिस्सा होता है। व्यक्ति अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का या संदर्भ का एक हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यवहार परक गोचरों के कई कारण हो सकते हैं।